गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10 तक में इसे कवर किया गया है, वस्तु विक्रय अनुबंध का निर्माण। अब हम इस चैप्टर को जब कवर करेंगे तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप समझ चुके हैं, वो आप जान चुके हैं। यहाँ जो हमने हेडिंग लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने कवर किया था। यहाँ हम उसके साथ सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड मेंशन कर रहे हैं जो है सेल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर अपनी गुड्स का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर देता है या करने के लिए सहमत हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। जब एक सेलर एक पर्टिकुलर प्राइस के बदले में गुड्स का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। जिसमें दूसरी सिचुएशन है, अगर वो ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो जाता है तो वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। जैसे हमने कहा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, सेम यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एग्रीमेंट का होना यहाँ भी ज़रूरी होगा। यहाँ सिचुएशन में थोड़ा सा फ़र्क क्या होगा, अगर एक सेलर एक प्रोडक्ट को आपको एक पर्टिकुलर प्राइस के बदले में ट्रांसफ़र कर देता है तो वो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर प्राइस के बदले में आपको प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो जाता है तो फिलहाल वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। यानी कि आप दोनों एक डील के लिए हाँ करके आ गए हैं, अभी डील मैच्योर होनी है फ्यूचर की किसी डेट पर, तब तक वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो शामिल है ही, उसमें दूसरा क्या शामिल है, एग्रीमेंट टू सेल भी शामिल है। सेल का मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं था, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं बचा है, उसे एग्जीक्यूटेड पूरा हो चुका, परफॉर्म किया जा चुका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कहलाते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। जहां दोनों पार्टीज ने, सेलर या बायर में से किसी ने भी अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना है, वो पेंडिंग है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। आमतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट होता है, वो अनकंडीशनल होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती है, वो पूरा हो चुका होता है। एग्रीमेंट टू सेल अभी उसमें कंडीशनल होता है, जिस पे कुछ बातों के आधार पर उसे पूरा किया जाना होता है। अब अगर हम इसी बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, सपोज़ आप एक दुकान पर गए, आपने कार खरीदनी है, आपने कार का मॉडल पसंद कर लिया, सब कुछ तय हो गया, सेलर आपको कहता है कि इतनी पेमेंट कर दो, आपने पेमेंट कर दी, सेलर ने आपको कार डिलीवर कर दी, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेलर ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, बायर ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है, तो उसे हम सेल बोलेंगे। आप उसी शोरूम पे गए, आपने कार का मॉडल पसंद कर लिया, आपने कहा कि ये मॉडल मुझे चाहिए, उसने कहा कि ये 15 दिन के बाद डिलीवर हो सकता है। आप कहते हैं कि ठीक है, मैं 15 दिन के बाद ले लूँगा। आप 15 दिन के बाद लेने के लिए उसे तैयार हैं, सेलर भी तैयार है सामान बेचने के लिए, बायर भी तैयार है सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो अभी पूरा ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता है, तो फिलहाल उसे क्या बोलेंगे, उसे हम एग्रीमेंट टू सेल की कैटेगरी में शामिल करेंगे, जिसमें अभी दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना प्रॉमिस फ्यूचर की तय की गई डेट, तय की गई शर्तों, तय की गई टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पूरा करना है। तो सेल अलग कंसेप्ट है, एग्रीमेंट टू सेल अलग कंसेप्ट है। सेल अपने आप में कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन है, एग्रीमेंट टू सेल अभी कंप्लीट होना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो चैप्टर में आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, वो चीज़ें हम यहाँ वन बाय वन टेकअप करेंगे। सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, सबसे पहली जो कंडीशन है जो किसी भी सेल में होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो है देयर मस्ट बी टू पार्टीज, कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता था ना, ऑफर करने वाला, ऑफर एक्सेप्ट करने वाला, सेम यहाँ पर भी दो लोग होंगे। दो लोग कम से कम कौन होंगे, सेलर और बायर। सेलर कौन होगा, वो पर्सन जो
एक पर्टिकुलर प्राइस पर गुड्स को बेचता है या बेचने के लिए एग्री कर जाता है। बायर का मतलब वो पर्सन जो एक पर्टिकुलर प्राइस के बदले में गुड्स को खरीद लेता है या खरीदने के लिए एग्री कर जाता है। तो कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी होता है। दोनों में से एक का जो डेजिग्नेशन क्या होगा, वो सेलर होगा, सामान को बेचने वाला। दूसरे का डेजिग्नेशन क्या होगा, बायर, सामान को खरीदने वाला। एक आदमी अपना ही सामान अपने आप को नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो एक बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो कम से कम दो पार्टीज़ का होना जरूरी है। दो पार्टीज़ में से एक होगी सेलर और दूसरी होगी बायर। दोनों के बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म इसमें आती है जो एसेंशियल एलिमेंट्स में, वो है गुड्स। गुड्स का मतलब वस्तु या इसे माल कहा जाता है। गुड्स का मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी कवर किया था, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है। क्या चीज़ बेची जाएगी, क्या चीज़ खरीदी जाएगी, वो क्या होगी, गुड्स होगी। वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ स्पेसिफिकली क्या वर्ड जो एग्जांपल के रूप में लिया है, गुड्स। गुड्स का मतलब जो चीज़ें खरीदी या बेची जाएंगी, जो अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कवर किया था। गुड्स का मतलब वो सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मार्केट में खरीदी या बेची जाती हैं, वो गुड्स की कैटेगरी में शामिल होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए गुड्स का होना जरूरी है। बिना गुड्स के, यानी कि बिना सब्जेक्ट मैटर के, बिना एक मेन बेस के कि हम किस चीज़ के बारे में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है इसमें प्राइस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस। प्राइस की वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो वो सेल ना होकर के कुछ और नामों से जाना जाता है, जो हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। प्राइस का मतलब वो मॉनेटरी वैल्यू जिसके बदले में सेलर अपनी चीज़ों का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर देगा या कर देता है, तो उसे प्राइस कहा जाता है। मॉनेटरी कंसिडरेशन जिसे कहा जाता है। हर एक प्राइस, जो हर एक प्रोडक्ट है, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक प्राइस होता है। वो MRP कई बार लिखा हुआ होता है, कई बार वो नॉर्मल उसकी वैल्यू होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेलर एंड बायर कि किस वैल्यू पर सेलर अपनी चीज़ों का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर देता है। प्राइस का होना जरूरी है। अगर बिना प्राइस के लेन देन हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना होकर के गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि ऑनरशिप, उसके हमें जो वर्ड यूज़ किया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, उसका ऑनरशिप जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट जिसके बेस पर वो ट्रांसफ़र होगा, वो इस बात का अथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट होगा, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि अब ऑनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा चुका है। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का होना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या होगा कि अब वो चीज़ें सेलर की नहीं रहती हैं, वो बिक जाने के बाद, सेल हो जाने के बाद किसकी हो जाती हैं, वो बायर की हो जाती हैं। आप दुकान पर जाते हैं, आप पैसे देते हैं, आप एक बाइक खरीद करके ले आते हैं, तो वो बाइक अब किसकी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका होता है। तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर होता है, वो आपको पता है कि आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बदले में वो आपको कोई ना कोई इनवॉइस देगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देगा, कोई ना कोई पेपर देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो चीज़ें अब सेलर की नहीं रही हैं, बल्कि किसकी हो गई हैं, वो आपकी बायर की हो गई हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होना कंपल्सरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो उसी समय हो जाता है। एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो फ्यूचर की किसी तय की गई डेट पर होना होता है। इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूटरी, पूरा किया जाना है, इस सेंस में उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद एक और जो टर्म इसके फीचर्स में आपको लिखनी होती है, वो होती है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो वही है, वो सारे एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वो लॉ से इन्फोर्सेबल कब होते हैं, तो वो सारे फीचर जो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए होने चाहिए, जो हमने पहले चैप्टर्स में कवर कर लिए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें, यहाँ भी वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लीकेबल होंगे। दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो पार्टीज़ लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं की गई होनी चाहिए, वो सारे फीचर जो फ्री कंसेंट वहाँ पर होनी चाहिए, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर वो ज़रूरी है उस सिचुएशन में, तो वो सारे फीचर्स जो वहाँ भी ज़रूरी थे वो यहाँ भी ज़रूरी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के असेंशियल एलिमेंट्स में कवर होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से निकाल दें, सपोज दो पार्टीज़ नहीं हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा, गुड्स ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा, प्राइस है ही नहीं, प्राइस का ट्रांजैक्शन प्राइस के बेस पर हुआ ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा, ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो पार्टीज़ हैं वो माइनर थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, तभी वो वैलिड होता है, तभी वो लॉफुल होता है, तभी वो लॉ से एनफोर्सेबल होता है। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो अगला हिस्सा है वो हम इसी हिस्से में कवर करने की कोशिश करेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल है एग्जीक्यूटेड, पूरा हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल अभी पूरा किया जाना है। आप दुकान पर गए, आपने पैसे दिए, आपने सामान ले लिया, आपको सामान मिल गया, ये सेल का ट्रांजैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि आप दुकान पर गए, आपने चीज़ पसंद कर ली, आपको ये कहा गया कि वो तैयार होने में अभी समय लगेगा, 10 दिन लगेंगे, वो कहता है कि 10 दिन के बाद में आपको ये दे पाऊँगा, आप कहते हैं ठीक है 10 दिन के बाद में आपसे ये ले जाऊंगा, तो वो सिचुएशन क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है, जो अभी सेल में कन्वर्ट होनी बाकी है, अभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम सेल को और एग्रीमेंट टू सेल को अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो जो डिफ्रेंशिएशन है हम 1 बाय 1 एक पॉइंट के हिसाब से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसके बेस पर इन दोनों के बीच में अंतर किया जाता है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। सेल के केस में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इमीडिएटली हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल में वो अभी फ्यूचर की तय की गई शर्तों, तय की गई डेट पर होना होता है, अभी हुआ नहीं होता है। नेचर सेल एग्जीक्यूटेड नेचर का है, पूरा हो चुका है, कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी नेचर का है, उसे पूरा अभी किया जाना है, विच इज़ येट टू बी कम्प्लीटेड इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग टाइम्स, जो भी उसमें उन दोनों ने तय किया हुआ है। रिस्क की अगर हम बात करें, जोखिम की बात करें, सामान खरीद लेने के बाद उससे जुड़ा हुआ जितना भी रिस्क है वो किसका हो जाएगा, वो हमारा बायर का हो जाएगा, सेलर का कोई भी रिस्क नहीं है। सामान आपने खरीद लिया, अब उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं, जितने मर्जी रिस्क हैं, वो किसके हैं, आपके हैं। एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्योंकि अभी चीज़ के ऑनर आप नहीं बने हैं, जब तक ऑनर नहीं बने हैं उस चीज़ से, उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं वो सेलर के ही होते हैं। क्रिएशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का सृजन, अधिकार किसको मिलेंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ सेल हो जाने के बाद वो चीज़ बायर की हो जाती है, उससे जुड़े हुए जितने भी राइट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके हो जाएंगे, वो बायर के हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे। जब चीज़ हमने खरीद ली, हम किसी को गिफ्ट करें, डोनेट करें, बेचें, ट्रांसफ़र करें, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, हमें पूरे विश्व के विरुद्ध अधिकार मिल जाएंगे क्योंकि हम उस चीज़ के मालिक हैं। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क, उससे जुड़े हुए जितने भी राइट्स हैं वो किसके होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेलर के होते हैं। बायर के रिस्क सिर्फ लिमिटेड से होते हैं, वो भी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। फिर है टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स का मतलब किस तरह की वस्तुएं होती हैं। सेल के केस में गुड्स होती हैं स्पेसिफिक नेचर की, वो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो हम स्पेसिफाई कर चुके हैं, असर्टेन कर चुके हैं। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में नॉर्मली वो चीज़ें अभी फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में हैं, वो भी स्पेसिफाई नहीं हुई हैं, वो अभी तैयार की जानी बाकी होती हैं, उनकी फिनिशिंग की जानी बाकी होती है, तो वो अभी स्पेसिफाइड नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं अनस्पेसिफाइड या अनएसर्टेन गुड्स कहलाती हैं। फिर है इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें ऑन बायर मिस्टेक। अगर चीज़ खरीद लेने के बाद ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो गया, सपोज अगर आपने उधार में सामान खरीदा तो अभी ऑनर तो आप हैं ही हैं, सेल तो ट्रांजैक्शन ऑफ सेल तो हो ही चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है।
अगर आप पेमेंट करने में कोई गलती करते हैं तो सेलर आप पर केस कर सकता है अपनी चीज़ का जो प्राइस है वो लेने के लिए, लेकिन वो चीज़ें आपसे चीज़ें वापस नहीं ले सकता है, प्रोडक्ट को वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर हम एग्रीमेंट टू सेल के केस की बात करें तो यहाँ आप जो एग्रीमेंट करके आगे और सेलर को अगर अधिकार की बात करें, अगर बायर कोई गलती करता है, आप सामान लेने से मना कर रहे हैं, तो सेलर आप पर उस चीज़ की वजह से उसका जितना नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन वसूल करने के लिए आप पर केस फाइल कर सकता है, आपको वो चीज़ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसी का अगर हम काउंटर पार्ट देखें, अगर सेलर गलती करता है, उन सेलर्स मिस्टेक सेल हो जाने के बाद, यानी कि आपने पेमेंट कर दी, चीज़ें आपको बायर को एज ए बायर सेलर ने देनी थी, सेलर चीज़ें देने से मना करता है, तो यहाँ पर सेलर के द्वारा गलती किए जाने की सिचुएशन में बायर को सेलर के अगेंस्ट पूरी तरह से राइट मिलते हैं, वो सेलर पर केस फाइल कर सकता है चीज़ों को लेने के लिए। चीज़ें अगर किसी थर्ड पार्टी को दे दी गई हैं, थर्ड पार्टी से वो चीज़ें वापस लेने के लिए। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर सेलर कोई गलती करता है तो बायर उसके अगेंस्ट केस तो फाइल कर सकता है, ही कैन स्यू ऑन द सेलर बट ओनली फॉर द कंपनसेशन। बायर का जितना नुकसान हुआ है तो सिर्फ वो उसको कंपनसेट करने के लिए उस पर केस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बेस पर इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर सेल हो गया प्रोडक्ट, उसके बाद जो पर्सन है वो बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन दैट केस वो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहाँ पर वो चीज़ें बायर की मानी जाएंगी, क्योंकि उसका राइट किसके पास है, वो बायर के पास है। एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जिन चीज़ों को खरीदने का एग्रीमेंट किया गया था वो चीज़ें बायर की नहीं होती हैं, वो सेलर की मानी जाती हैं। सेम इसका रिवर्स अगर हम लें, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर का मतलब अगर सेलर दिवालिया हो जाता है तो इससे जो चीज़ें वो बेच चुका है, जिसका ऑनरशिप वो ट्रांसफ़र कर चुका है, चाहे वो चीज़ें उसके पास ही क्यों ना पड़ी हों, वो उनका मालिक नहीं माना जाता है। लेकिन जिन चीज़ों को वो बेचने का एग्रीमेंट कर चुका है लेकिन अभी वो बिकी नहीं है, इन दैट केस उनका ऑनर कौन होगा, उनका ऑनर सेलर ही माना जाएगा, वो चीज़ें बायर की नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है राइट ऑफ रीसेल। सेल के केस में बायर उन चीज़ों को रीसेल कर सकता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो चीज़ें अभी हमारी नहीं हुई हैं, वो हम आगे किसी को नहीं बेच सकते हैं, लेकिन सेलर उन चीज़ों को अगर रीसेल किसी और को बेच देता है तो वो बेच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ टेक्निकल चीज़ों का पॉइंट्स का सामना करना पड़ सकता है। फिर है स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड एंड की अगर हम बात करें, सेल शुरू कहाँ से होती है, एग्रीमेंट से, और ख़त्म कहाँ पर होती है, सेल के केस में। जब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल सेल का पहला स्टेप होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आप सेल और एग्रीमेंट टू सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये था हमारे सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया सेल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वैलिड होने के लिए उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं ताकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन पाए। थैंक यू। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी इस चैप्टर का अगला हिस्सा हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।